नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन। आज बात होगी महाराष्ट्र की सियासत पर, क्योंकि वहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है तो कंफर्म हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कौन होगा इसी को तय करने के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आज बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसी बैठक में बीजेपी आलाकमान के साथ जो बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन कौन होगा। लेकिन उसके बीच ही एक लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी रख रहे हैं, उनके विधायक उनका नाम लगातार ले रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के भी चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हालांकि अजीत पवार के भी समर्थकों ने काहे बकाहे कह दिया था कि अजीत उनकी पवार पत्नी भी ने भी कहा। हाँ कि अजीत पवार भी दावा ठोकेंगे और अजीत पवार को भी बनना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। निश्चित तौर पर 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं और ऐसे में 5 विधायक बाकी के जो हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। ऐसे में ये संख्या 137 हो गई है। बीजेपी को समर्थन दिया है 5 और विधायकों ने, तो ये संख्या हो गई 137 और यहाँ पर आपको बहुमत के लिए 146 की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी आपको 6 और 4 10 सीटों की जरूरत है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नेगोशिएशन की स्थिति में ना तो शिंदे गुट की शिवसेना यहाँ नजर आ रही है और ना ही अजीत पवार नजर आ रहे हैं। हालांकि आज का एक ताजा अपडेट ये भी आया है, हाँ। बहुत कंफर्म नहीं है कि अजीत पवार ने भी अपना समर्थन देवेंद्र फडणवीस के लिए दे दिया है। अजीत पवार चाहते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, वो उनके पक्ष में नहीं है। और अगर हाँ। ये वाकई में ऐसा है तो फिर एकनाथ शिंदे की जो दावेदारी है वो कमजोर होगी। मुझे ऐसा भी लगता है ज्योति कि देखिए, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि क्या 2.5 साल का फॉर्मूला चल सकता है, खासकर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए। वो इसलिए भी पिछले दिनों हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने लगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को अगर आप देखें तो वो आरएसएस के बेहद करीबी हैं और संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। दोनों से उनका बराबर का तालमेल है। तो ऐसे में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखी जाए तो बहुत ज्यादा नामुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बेहद करीबी हैं, अमित शाह के बेहद करीबी हैं। तो क्या एक ये फॉर्मूला भी पार्टी ला सकती है कि आगे के जो 2.5 साल यानी पहले के जो 2.5 साल हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके बाद उनको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद शिंदे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? ये सिर्फ देखिए, संभावनाएं हैं। संभावना की आप बात करिए, लेकिन जिस संभावना का जिक्र आप करिए ऐसा मुझे नहीं लगता। पर्सनली हाँ। मुझे नहीं लगता। लेकिन उसका कई रीजन मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की हाँ, संभावनाएं जता उसका रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए, बीजेपी अगर सामने झुकेगी तो क्यों झुकेगी। बीजेपी के पास अपनी अच्छी खासी सीटें, 133 सीटें, आपने कहा 5 विधायकों का लेकिन सिर्फ समर्थन। नहीं है, उनके 8 सुनिए सांसद सुनिए, भी हैं जिन पे आपकी सरकार मेरी चल रही बात है। भी सुन लीजिए। मेरी बात भी सुन लीजिए। और 41 सीटें अजीत पवार के पास है, तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है उनकी। और वो झुकेंगे भी क्यों। वो एक परिस्थिति ऐसी थी कि एकनाथ शिंदे को 105 विधायक होने के नाते भी बीजेपी को एकनाथ शिंदे को आगे करना पड़ा था, करना पड़ा। क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो बगावत करके आ रहे थे। एक स्थिति बन रही थी सरकार बनाने की। लेकिन अब झुकने की कोई गुंजाइश नहीं है और बीजेपी इस तरह से आसानी से झुकती नहीं है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज बीजेपी बिल्कुल भी ये नहीं देना चाहेगी कि आपने बेवफाई कर दी या आपने दगाबाजी कर दी। क्योंकि जब आप लड़े तो आप एकनाथ शिंदे की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी योजनाएं थी, उन पर वो लड़े हैं और आप जीते भी हैं। और एकनाथ शिंदे ने जीत के बाद साफ तौर पर ये कहा कि लाडली बहन योजना जिसका हमें लाभ मिला, मैं लाडली बहनों का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार का अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो 65% वोट प्रतिशत रहा है, जो 1995 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है। 1995 में 71% वोट प्रतिशत हुआ था और इस वोट प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी की है तो वो आधी आबादी यानी महिलाओं की रही है। और उन महिलाओं के लिए योजनाएं सीधे तौर पर कहा था एकनाथ शिंदे ने कि ये हमारे दिमाग की उपज थी, लाडली बहन योजना, जिसका हमको लाभ मिला है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे की चेहरे पर या उनकी सरकार में आपने इलेक्शन लड़ा है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस का पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो निश्चित तौर पर है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, इसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे का नाम आता है और मुझे लगता है अजीत पवार के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा कम नजर आती हैं। हालांकि वो बेशक ये कहें, उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, करीब 4 दशक से ज्यादा राजनीति में उनका ये अनुभव रहा है। वो 7 बार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो ये हो सकता है। हालांकि कल तक का जो है वो कार्यकाल है सरकार का, कल तक आपको मुख्यमंत्री देना होगा प्रदेश को, अन्यथा स्थिति क्या होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है और मुझे लगता है उसकी नौबत आने वाली नहीं है ज्योति।
हाँ, ठीक है, लेकिन देखिए एक और चीज़ है, लाडली बहन योजना का ज़िक्र आप कर रही हैं, हम्म। जिसका ज़िक्र शिंदे के जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक हैं वो भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम्म। देखिए ये योजना जो थी ये एकनाथ शिंदे ने बनाई, तो हाँ। हमने जब हमारी योजना जो एकनाथ शिंदे लेकर आए उससे हम्म। जीत की नींव मजबूत हुई, तो फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए हम्म। बहुत तरह की बातें आपके समर्थक विधायक भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का जो वोट है वो इस योजना के प्रति और बीजेपी को गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज दिल्ली दरबार में सबको आना है, आज दिल्ली हम्म। में आना है, दिल्ली में चर्चा होगी कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सबसे बुरी गढ़त हुई है महाविकास आघाड़ी की। बड़े बड़े दावे थे लेकिन वो सभी दावे फुस साबित हुए। और देखिए उस पर भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सुनामी थी, ये बिल्कुल सुनामी का जिक्र करते हुए एक ना मतलब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी हार को स्वीकार किया। और अभी तो एक और खबर आ रही थी कि नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है, आप हाँ, बता रही थोड़ी देर थी। पहले की खबर थी। अब कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ज्योति मुझे लगता है कि विचारणीय विषय होना चाहिए। आप हरियाणा हार गए और यहाँ पर भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा इस बार। आपका स्ट्राइक रेट देखिए सबसे बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डाउन कांग्रेस पार्टी खुद को इस वक्त देख रही होगी। हालाँकि तीनों ही पार्टियाँ अगर आप एनडीए की बात करें, महायुति की बात करें, तो तीनों ही पार्टियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के भी विधायक बड़े हैं। जब वो आए थे तो यहाँ पर 40 थे और इस बार और ज़्यादा उनके विधायक बढ़ गए हैं। उनके भी अजीत पवार के भी विधायकों की संख्या 41 हो गई है, तो बढ़त मिली है। और ये महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया कि वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही मान चुकी है और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को मान चुकी है। ज्योति। अब देखिए जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस अब थोड़ी देर में हट जाएगा कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और नजर इसी बात पर है कि देवेंद्र फडणवीस बनते हैं या फिर एकनाथ शिंदे। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पेशेंस दिखाया है। अगर आप देखेंगे कि एक वक्त पर मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद जब 105 विधायक पार्टी के आए तब यही लग रहा था कि शायद फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अजीत पवार बीच में आ गए। फिर 3 दिन का मुख्यमंत्री अजीत पवार, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। फिर एकनाथ शिंदे की एंट्री होती है, तब वो जो मुख्यमंत्री रह चुके थे उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया। तो और इस दौरान ना उन्होंने एक पुल का, एक ब्रिज का काम किया, अजीत पवार को साथ में जोड़ा, एकनाथ शिंदे को जोड़ा, फिर वहां की सरकार बनाई। और आरएसएस के भी क्लोज हैं। और अमित शाह जो कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो उनके फेवर में जाती है। देखिए आपने मध्य प्रदेश देखा था, राजस्थान देखा था, उत्तराखंड आपने देखा था। बीजेपी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। जिन नामों का जिक्र पहले उस समय था, भले ही वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में, कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सरप्राइज किया बीजेपी ने। और एक नया चेहरा वो लेकर आए, ऐसा चेहरा वो लेकर आए जो लो प्रोफाइल था, वो हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं था, उसको हम जानते नहीं थे उस चेहरे को। तो अब क्या महाराष्ट्र में भी क्या उसी की राह पे बीजेपी आगे चलेगी? ये महाराष्ट्र के सिनारियों में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि चर्चाएं इस बात की भी हो रही है क्या ये नहीं तो कोई और भी आ सकता है। बीजेपी सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसका रीजन यही है कि देवेंद्र फडणवीस ने जितना पेशेंस दिखाया है, अब उन्हें उसको रिस्पेक्ट करने का वक्त है। निश्चित तौर पर यहाँ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई को आप कैसे भूल सकते हैं जो कि इकोनॉमिक कैपिटल तौर के उस पर जानी जाती है। और महाराष्ट्र को आप देखें तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों तरीके से ये बहुत अलग है बाकी स्टेट से। तो यहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति दोनों तीनों मिलकर कोई नए चेहरे पर यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। चूंकि राजस्थान, एमपी और मध्य प्रदेश, आप इन राज्यों को देखें और अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो इसको आप अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक और चीजें मैं यहाँ जोड़ना हाँ। चाहती हूँ, जो जिसका जिक्र आपने किया, देवेंद्र फडणवीस के फेवर में एक और बात ये चाहते हैं कि उन्होंने बीजेपी को वहां पर काफी मजबूत किया है। बिल्कुल। अब बीजेपी की पहले की स्थिति जब वो शिवसेना के साथ लड़ती थी और अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो कितना अंतर आ चुका है। बीजेपी की सीटें कितनी ज्यादा बढ़ी है। पिछली बार 105 थी लगातार, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, वो भी नाकाफी साबित हुआ। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही। फिर 133 सीटों को आना, 5 विधायक आप कह रही हैं जुड़ गए तो 137 हो गया। तो आप अच्छी खासी सीटें, जो आपके सहयोगी हैं उनसे डबल से ज्यादा सीटें आपके पास हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब लोकसभा में मन मुताबिक या कह लीजिए कि उम्मीदों के अनुसार जब रिजल्ट नहीं आया था बीजेपी के लिए, तो उस वक्त आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था, उनको देवा भाऊ वहां पे कहा जाता है, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये हार मैं मानता हूं कि ये हुई है, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे, फिर से हम जनता के बीच जाएंगे और एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो कि इस वक्त नजर आया है। उन्होंने एक और बात कही थी विधानसभा में, याद होगा,
जब जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था 3 दिन की सरकार में, और मैं लौट उद्धव कर ठाकरे को वापस फिर मुख्यमंत्री बनाया था, तो उन्होंने सदन के मतलब विधानसभा के अंदर ये कहा था कि किनारे पर रेत देखकर अपना घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, वापस फिर लहरों के साथ लौटूंगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये सबसे ज्यादा आप कहिए कि 99.9% अगर कोई फैक्टर नजर आता है तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा यहाँ नजर आता है हर मायने में। आप चाहे सीटों का आकलन देख लीजिए, सबसे बड़े भाई के रूप में यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही है, और चाहे आप परफॉर्मेंस के आधार पर देख लीजिए, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट 88 के आसपास रहा है परसेंट के आसपास बीजेपी का। तो ये सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस के दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आती बिल्कुल है। 149 सीटों पर आपने हाँ। चुनाव लड़ा था और उसमें से 130 सीटें 32-33 सीटें हाँ, आपने हासिल 132 कर ली, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्ट्राइक। अच्छा स्ट्राइक रेट है। आपकी बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी वो आपने निभाई, और उसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा थे जो बीजेपी को बिल्कुल बनाकर रखे हुए थे, जोड़ कर रखे हुए थे। कितने नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया, और इस स्थिति को मजबूत करने में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच में चूंकि अभी मई में रिजल्ट आए, उसके बाद से अब तक की स्थिति को जो बीजेपी की कमजोर समझा जा रहा था, वो उससे ज्यादा और सशक्त होकर सामने आए। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम लेकिन किया। आप दीदी, देखते हैं एक सवाल जो मन में है हाँ। वो ये कि मान लीजिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो अजीत पवार का तो समझ में आता है कि वो फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सीएम शिंदे को लेकर क्या आपको नजर आता है कि कहाँ उनके लिए क्या फॉर्मूला, या तो वो दो वो साल या का, तो वो 2.5 इजीली साल का जो मैं कह रही हूँ, हाँ। या फिर आपको लगता है कि नहीं केंद्र में कोई बड़ी भूमिका उनको दी जा सकती है, या कुछ और फॉर्मूला बीजेपी ने सोच के रखा होगा? देखिए, ये तो एकनाथ शिंदे पर निर्भर करता है कि क्या वो राज्य की राजनीति में रहना हाँ। चाहते हैं या फिर वो सेंटर में आना चाहते हैं। हाँ। क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वो तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की तरह ही उप मुख्यमंत्री मंत्री पद बने। संभाल ले? क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और क्या उनके जो हम्म। विधायक हैं जो उनके साथ हैं, क्या वो इस बात को पचा पाएंगे? ये भी बड़ी बात है। आप देखिए, एक चीज तो है कि देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे और फिर वो उप मुख्यमंत्री बने। क्या मंत्रालयों को लेकर सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा कि चलिए मुख्यमंत्री आपके हमारा है तो बड़े बड़े मंत्रालय आपकी बिल्कुल हो सीटों के सकता है। आधार पर, आपको गृह मंत्रालय क्या शिंदे की पार्टी को जा सकता है, या कोई बड़ा मंत्रालय आप अजीत पवार की पार्टी को भी देखिए, देकर किसी विधायक आपको को याद है शामिल जब कर सकते हैं? लोकसभा चुनावों पर हम चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अच्छा, ये तो बैसाखियों के सहारे अब हाँ। है बीजेपी, हाँ। वो बड़े बड़े मंत्रालय जो है हो सकता है देने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन नहीं दिया। जेडीयू रिपीट को वही देने पड़ेंगे, कैबिनेट हाँ, चेहरे हुए। जेडीयू को देने पड़ेंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को देने पड़ेंगे, तो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं किया। बीजेपी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो, चूंकि आपकी ज्यादा सीटें हैं, आपके सहयोगियों से भी डबल से ज्यादा सीटें, आप डबल इस सीटें पोजीशन हैं। में हैं हाँ। कि आप बोल सकते हैं और इजीली बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बड़े मंत्रालय, हाँ, आप क्योंकि सहयोगियों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा। देना ये वो पड़ेगा। सहयोगी हैं जिनके बदौलत आपने बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र महाराष्ट्र में में, भी केंद्र है। में भी आपने बनाई, और बीजेपी की गवर्नमेंट आपने यहाँ पर भी बनाई। महाराष्ट्र में भी एक गठबंधन की थी, महायुति की सरकार बनी, तो सहयोगियों के लिए कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज कुछ करना ना कुछ पड़ता है, फॉर्मूला जरूर रहा होगा। लेकिन उतना मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक हम चर्चा करने भूल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने नारा दिया था कटोगे कि तो बटोगे, एक रहोगे उसका सेफ रहोगे। जिक्र जो फिर प्रधानमंत्री ने उसको एक्सटेंड किया, हाँ, और एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, तो इस नारे की भी खूब चर्चा हो रही है। इस हाँ। नारे का जिक्र किया जा रहा है कि अगर एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट आया तो उसके पीछे इस नारे ने भी कमाल किया। निश्चित तौर पर, और उसका असर महाराष्ट्र के साथ साथ, चूंकि आपने योगी का जिक्र किया, तो आप यूपी की 9 बिल्कुल। उपचुनाव सीटों पर देख लीजिए, सिर्फ 2 सीटें ऐसी रही जो विपक्ष खाते में के, चली हाँ। गई विपक्ष के, बाकी की तो 7 ये सीटें फॉर्मूला जो एनडीए था को वो मिली। यहाँ से कारगर होता हुआ नजर नजर आया। आया। अब बीजेपी इसको बाकी के राज्यों में भी प्रयोग करेगी। प्रयोग करेगी निश्चित तौर पर, चूंकि उसका एक बड़ा फायदा हमने हरियाणा में देखा, लिहाजा कि उसी का एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में हुआ, और उपचुनाव यूपी में तो उसका नजर आया। लेकिन फिलहाल दिल्ली में बैठक होगी थोड़ी बहुत देर में, जो कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी आला कमान के साथ मीटिंग होगी, और उसके बाद तय हो जाएगा क्या कल सुबह का सूरज वहां पर शपथ ग्रहण की तस्वीर दिखाएगा, इस पर रहेगी नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें